जी हाँ दोस्तों, अगर न्यूक्लियर हमला हुआ तो भारत क्या करेगा? विश्व में स्थिति आज बहुत अस्थिर है। रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चीन की आक्रामक नीति हो, मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ तनाव हो या भारत पाकिस्तान के बिगड़े हुए संबंध, इन सभी स्थितियों में प्रत्येक भारतीय के मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आता है कि यदि किसी दुश्मन देश ने भारत के ऊपर परमाणु हमला कर दिया, उस स्थिति में भारत की प्रक्रिया क्या होगी? क्या भारत को इतना वक्त मिलेगा कि वह वापस हमला कर सके, या किस तरीके से उस पूरे के पूरे हमले के विरोध में या उसके रिटेलिएशन में भारत रिएक्ट करेगा? इस चीज को इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि न्यूक्लियर हमला होता है तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में इसके संबंध में आ जाते हैं कि क्या तुरंत भारत एक हमला वापस उस तरफ कर देगा, या जैसे ही हमारी जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स हैं उनके माध्यम से हमें ये जानकारी मिलेगी कि हमारी ओर एक न्यूक्लियर अटैक आ रहा है, उस पर हम प्रतिक्रिया करेंगे। आखिर भारत की न्यूक्लियर हमले को लेकर के रणनीति क्या है, इन सभी चीजों को हम इस पूरे के पूरे वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, भारत की अगर हम अ, परमाणु क्षमता या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की बात करें तो यह कहानी आज से कई वर्ष पहले करीब 1974 में शुरू होती है। दोस्तों, साल था 1974, जब भारत ने राजस्थान के पोखरान में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। शायद बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इस मिशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों, क्या ऐसा हुआ कि 1974 में हमें लगा कि हमें एक न्यूक्लियर क्षमता की जरूरत है, भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट बनने की, परमाणु शक्ति बनने की जरूरत है? दोस्तों, इसके पीछे भारत की स्वतंत्रता के बाद हुई घटनाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, देश आजाद हुआ, तो हम अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगे थे। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क, जिसमें पाकिस्तान और चीन शामिल हैं, उनकी ओर से भारत पर कुछ आक्रामक हमले किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग, 1962 की भारत चीन की जंग और 1971 की भारत और पाकिस्तान की दूसरी जंग, इस स्थिति ने, इन जंगों के एक सीक्वेंस ने भारत को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब तक एक परमाणु शक्ति भारत नहीं बनेगा, इस प्रकार के खतरे लगातार भारत के ऊपर बने रहेंगे। दोस्तों, बड़ी सीधी सी बात है, जब तक आपके प्रतिद्वंदी को या आपके दुश्मन को यह नहीं लगता कि आप उसको वापस नुकसान पहुंचा सकते हैं, तब तक वह लगातार आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। और इसी दिशा में काम करते हुए भारत ने 1974 में पहली बार परमाणु परीक्षण किया, जिसका नाम रखा गया स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस परीक्षण के बाद भारत ने अपने आप को एक न्यूक्लियर स्टेट या परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित नहीं किया। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों, यहां पर यह हमारा पहला सफल परीक्षण था, लेकिन अभी हमारे पास जितनी मात्रा में रिक्वायर्ड थी, जितनी हमें जरूरत थी, उसके हिसाब से न्यूक्लियर क्षमता या न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं थी। और दूसरी चीज थी, यदि 1974 में हम अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट, परमाणु शक्ति घोषित कर देते, तो बहुत सारे इंटरनेशनल सैंक्शंस भारत के ऊपर लग जाते और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो परमाणु कार्यक्रम है, वो शायद यहीं पर रुक जाता है। इस वजह से बहुत ही साइलेंटली, बहुत शांति से ये परीक्षण किया गया और उसके बाद लगातार जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट है, अनुसंधान और विकास जो है, वह न्यूक्लियर शक्ति बनने की दिशा में कई सालों तक चलता रहा। और इसका असल परिणाम निकल करके आया 1998 में, जब भारत ने पोखरान 2 का सफल परीक्षण किया। और उसके बाद उस समय के जो भारत के प्रधानमंत्री थे, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके नेतृत्व में भारत ने खुद को परमाणु शक्ति के रूप में घोषित कर दिया था। इंडिया अब न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। तो 1974 से लेकर 1998 तक लगातार हमने अपनी परमाणु शक्ति पर काम किया और इसी के परिणाम स्वरूप हम एक न्यूक्लियर स्टेट बन पाए, एक परमाणु शक्ति बन पाए। इसी के साथ में न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन की शुरुआत होती है। दोस्तों, जब परमाणु शक्ति भारत बन गया, तो दुनिया के बहुत सारे देशों में यह चिंता का विषय बन गया कि भारत ने परमाणु बम या न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो बना लिए हैं, लेकिन क्या भारत अपनी इस न्यूक्लियर शक्ति से, अपनी इस परमाणु शक्ति से किसी दूसरे देश पे खतरा तो नहीं बन जाएगा? क्या भारत पूरी जिम्मेवारी से अपने इस न्यूक्लियर कार्यक्रम को चलाएगा, या कहीं इसका इस्तेमाल वह किसी देश को नुकसान पहुंचाने में ना करे? इस तरीके के सवाल दुनिया में उठने लगे, जिसको
रोकने के लिए, जिस इन सभी आशंकाओं का जवाब देने के लिए भारत ने पेश करी अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में भारत ने बताया कि हम बेशक एक परमाणु शक्ति बन चुके हैं, लेकिन हम बहुत ही ढंग से, बहुत ही तरीके से अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में, जब ऐसी स्थिति होगी कि बहुत ही विवश कर दिया जाएगा, सिर्फ उसी केस में, उसी दिशा में भारत अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल करेगा। और इसी के अंतर्गत भारत ने 4 मुख्य भागों में या 4 मेजर पॉइंट्स में अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को दुनिया के सामने रखा, जिसमें सबसे पहला जो इसका भाग था, जो सबसे पहला पॉइंट था, वह कहलाता है नो फर्स्ट यूज। भारत इससे एक क्लियर मैसेज दुनिया को देना चाहता था कि चाहे हालात कैसे भी हों, भारत कभी भी किसी भी देश पर परमाणु हमला अपनी तरफ से पहले नहीं करेगा। चाहे कितने भी हालात किसी देश के साथ में खराब हो जाएं, भारत कभी भी अपने परमाणु बमों का इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक उस देश की ओर से इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की जाती। और साथ ही भारत ने एक और बड़ा संदेश दिया, जिसको कहा जाता है नो फर्स्ट यूज बट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। तो भारत इसमें अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के माध्यम से यह बताता है कि हम कभी भी अपने न्यूक्लियर बम का या अपने न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी देश ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला किया तो उसके बाद उसको इस तरीके से जवाब दिया जाएगा जो शायद उनको मंजूर नहीं होगा। इसलिए इसे कहा जाता है कि भारत कभी खुद से परमाणु युद्ध की शुरुआत नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत के ऊपर जबरदस्ती किसी ने इस प्रकार का युद्ध जो है वह थोपा, तो बदले में भारत उसका जवाब देने में अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा देगा और ऐसा परमाणु जवाब देगा कि दुश्मन देश को अस्वीकार्य क्षति पहुंचाएगा, अनएक्सेप्टेबल डैमेज होगा। यानी कि एक डर दुनिया के अंदर यह पैदा किया गया कि अगर भारत को किसी ने परमाणु बम से हमला करने की कोशिश करी, ऐसी कोई गतिविधि भारत के विरोध में करने की कोशिश करी, तो उसको एक बहुत बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ेगा। और इससे भारत दुनिया में ऐसे देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु शक्तियां या परमाणु हथियार तो हैं, लेकिन वह भली भांति जानते हैं कि इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जो है वो कैसे किया जाए। तो नो फर्स्ट यूज और दूसरा था मैसिव रिटेलिएशन, कि भारत पर अगर कोई हमला करता है तो ऐसा नहीं है कि अगर हमारे ऊपर एक हमला हुआ तो हम भी उस पर एक हमला करेंगे, हम बदले में इतने हमले करेंगे कि उस देश को वह क्षति अस्वीकार्य होगी, वह इस क्षति को कभी स्वीकार नहीं कर पाएगा। फिर जो तीसरा पॉइंट था इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का, वो कहता था क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस। भारत ने अपनी इस न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम जो हथियार बना रहे हैं, हमें कोई दुनिया में सबसे बड़े न्यूक्लियर भंडारों वाला देश नहीं बनना है। हम सिर्फ उतने ही हथियार बनाएंगे जिससे भारत को एक शक्ति मिल सके किसी दूसरे संभावित दुश्मन देश के हमले से। यानी कि हमारे पास जो न्यूक्लियर बमों की मात्रा है वह केवल इतनी ही होगी कि कोई दूसरा देश या तो हम पर हमला करे ना, और अगर वो करने की कोशिश करे तो उसका हम बखूबी जवाब दे पाए। इसके अलावा हमें कोई बहुत बड़ी मात्रा में किसी प्रकार के न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर हथियारों को नहीं बनाना है। इसे कहा जाता है क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस, जिसका अर्थ यह है कि हमारे पास कम हथियार होंगे लेकिन किसी भी बाहरी हमले को रोकने के लिए पर्याप्त मात्रा में होंगे। इसके बाद दोस्तों, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन का जो चौथा पार्ट है वह है सिविलियन पॉलिटिकल कंट्रोल। सवाल यह आता है कि जब भारत के ऊपर न्यूक्लियर हमला अगर कभी हुआ तो उसके जवाब में न्यूक्लियर हमला करना है, कब करना है, कहां करना है, इसका फैसला कौन लेता है? तो क्या ये ताकत भारत की सेना के पास है, या एक्चुअल में वो पूरी की पूरी अथॉरिटी कौन है जो इस बात का निर्णय करेगी? तो दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज, भारत में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को करना है या नहीं करना है, इसका अंतिम निर्णय पहले तो भारतीय सेना के पास नहीं है। बहुत सारे देशों में इसका निर्णय या इसका जो फैसला है वो सेनाओं द्वारा लिया जाता है, लेकिन भारत में परमाणु हथियारों का अंतिम निर्णय सेना ना लेकर के पूरे तरीके से जो लोकतांत्रिक सरकार है उसके पास है। इसके लिए एक संगठन जिसका नाम है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जो है परमाणु कमान प्राधिकरण, ये एक इकाई है जो कि
ये तय करेगी कि क्या हमला होगा या नहीं होगा। और इस इकाई का सीधे तौर पर नियंत्रण जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यहां पर नीतियां और रणनीतियां बनाई जाती हैं जो कि प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं। परमाणु हथियारों का संचालन कैसे होगा, ये सब चीजों पर सलाह प्रधानमंत्री को इस न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है। लेकिन जो सर्वोच्च इकाई या जो हाईएस्ट अथॉरिटी है जो इस पर निर्णय ले सकते हैं वह देश के प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री के पास केवल निर्णय लेने की अंतिम जो अथॉरिटी है वो होती है। यानी कि जब तक प्रधानमंत्री की मंजूरी नहीं होगी किसी देश पर न्यूक्लियर हमला नहीं होगा। इसका सीधा साधा अर्थ यह था कि भारत के अंदर केवल एक व्यक्ति होंगे जो न्यूक्लियर वेपन को या न्यूक्लियर हथियार को चलाने की शक्ति रखते होंगे, जिससे बाकी देशों में राहत रहेगी कि कभी भी संबंध खराब हुए तो ऐसा नहीं है कि भारत के किसी हिस्से से हमला हो जाएगा। जब तक देश के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं या देश के जो सर्वोच्च दफ्तर में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल और केवल उनकी तरफ से यह निर्णय लिया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन का सिर्फ और सिर्फ यह उद्देश्य था कि दुनिया में भारत अपने आप को एक जिम्मेवार देश बनता हुआ दिखा सके कि बेशक हमारे पास बेहद खतरनाक हथियार मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल कब और कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। और भारत की न्यूक्लियर क्षमता या भारत का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी भी किसी देश के लिए खतरा नहीं बनेगा जब तक भारत को किसी दूसरे देश से न्यूक्लियर खतरा ना हो। और यदि वो न्यूक्लियर खतरा होता है तो उसके परिणाम जो होंगे वह इस प्रकार होंगे कि शायद वो पूरा का पूरा देश जो है वह खत्म हो सकता है। अब इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रायड। भारत के पास आज न्यूक्लियर ट्रायड है, यानी कि अगर ईश्वर ना करे ऐसा कोई हमला होता है तो भारत आज इस स्थिति में है, इतनी मजबूत स्थिति में है कि भारत तीन तरफा न्यूक्लियर हमला कर सकता है। भारत जमीन से, भारत समुद्र से और भारत आकाश से किसी भी दुश्मन देश पर परमाणु हमला कर सकता है। जमीन से हमला करने के लिए हमारे पास अग्नि श्रृंखला की मिसाइल्स हैं, समुद्र से हमला करने के लिए हमारे पास आईएनएस अरिहंत जैसी परमाणु पनडुब्बियां हैं, और हवा से वार करने के लिए हमारे पास बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है। ये जो न्यूक्लियर ट्रायड है ये किसी भी न्यूक्लियर शक्ति को और ज्यादा मजबूत बना देता है, क्योंकि न्यूक्लियर हमले की स्थिति में अगर आप तीन तरफा हमला अपने दुश्मन देश पर करते हैं तो आप उस देश को बहुत ही ज्यादा क्षति पहुंचा सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, उद्देश्य ये नहीं है कि हम वाकई में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जब इस प्रकार की परमाणु शक्ति या परमाणु क्षमता हमारे पास है तो कोई भी देश शायद सपने भी नहीं सोचेगा कि भारत के ऊपर एक न्यूक्लियर हमला किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बदले में हम तीनों ही स्फीयर से, चाहे जमीन हो, चाहे आसमान हो, चाहे समुद्र हो, तीनों ही जगहों से बड़े बड़े हमले उस देश के विरोध में कर सकते हैं और उस देश को बहुत ही बड़ी मात्रा में क्षति पहुंचा सकते हैं। अब जिस प्रकार के जिस प्रकार के हालात दुनिया में है, जिस प्रकार से भारत के पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध है, बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या भारत को अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को, पहले हथियार को ना इस्तेमाल करने वाली नीति को बदलना चाहिए या नहीं बदलना चाहिए। दोस्तों, भारत ने अभी तक किसी भी मंच पर, किसी भी स्तर पर अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में कोई भी बदलाव की बात नहीं की है। कोई भी बदलाव भारत ने कभी नहीं करने का सोचा है। भारत आज भी अपनी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को जारी रखना चाहता है ताकि दुनिया को यह विश्वास रहे कि भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति है। और यही न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और यही नो फर्स्ट यूज पॉलिसी ने भारत को दुनिया भर के सबसे जिम्मेवार परमाणु शक्तियों में से एक बनाया है। तो बदलते सुरक्षा वातावरण या नए खतरों को देखते हुए भी कोई भी बदलाव जो है वह अभी तक इसमें नहीं हुआ है और शायद निकट भविष्य में होता हुआ नजर भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, भारत का इमीडिएट नेबर जो हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है पाकिस्तान, वह भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन पूरी दुनिया, पूरा विश्व ये जानता है कि भारत और पाकिस्तान की परमाणु क्षमता में एक बहुत बड़ा अंतर है। भारत जो है वह अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को मानते हुए नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है। अगर कभी हमला होता है तो उसके जवाब में एक मैसिव रिटेलिएशन होगा और हमारे पास हथियारों का बहुत बड़ा संग्रह नहीं होगा। सिर्फ केवल इतने ही हथियार भारत न्यूक्लियर पावर के बनाएगा जो कि किसी हमले को विफल करने के लिए पर्याप्त होंगे, जबकि पाकिस्तान में ऐसी कोई भी डॉक्ट्रिन जो है वह मौजूद नहीं है। वह
फर्स्ट यूज की भी संभावना रखते हैं। पाकिस्तान में यदि पारंपरिक युद्ध की स्थिति कमजोर पड़ती है तो वह अपने परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने का भी विकल्प रखता है, जिस वजह से जो एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की पहचान भारत की है दुनिया में, वह पाकिस्तान की नहीं है। तो भारत के जो परमाणु नीति है उसने भारत को केवल एक परमाणु शक्ति के रूप में नहीं उभारा है, बल्कि भारत को एक जिम्मेवार देश जो कि शांति चाहता है, शांति प्रिय देश है दुनिया में, वैसी एक छवि भारत की दुनिया में बना रखी है दोस्तों। लेकिन जब पाकिस्तान जैसे गैर जिम्मेवार देश के पास इस प्रकार के हथियार आ जाते हैं तो पूरे के पूरे इलाके की जो सुरक्षा स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा संवेदनशील हो जाती है। तो दोस्तों यही है भारत की महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। हम कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हम पर हमला करता है तो उसके जवाब में ऐसा हमला किया जाएगा कि वो उस दुश्मन देश को कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। एक बहुत बड़ी मात्रा में क्षति जो है वह उस देश को पहुंचाई जाएगी। तो पिछले 2 दशकों से भारत की जो परमाणु नीति है उसकी आधारशिला में शांति का एक दायित्व, एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति, स्थिरता और सुरक्षा की ओर बढ़ता हुआ भारत अपनी संप्रभुता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करता है। और यही वजह है कि भारत को एक बहुत ही जिम्मेवार न्यूक्लियर शक्ति के रूप में देखा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस हम आपके लिए इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आप लोगों के लिए, यदि आप लोग भी संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा को या तो 2026 या 2027 में देना चाहते हैं तो आपके लिए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैच हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है वज्र। दोस्तों यहाँ पर पूरी की पूरी मुख्य परीक्षा को बहुत ही सरल भाषा में रिवाइज किया, उसकी पुनरावृत्ति बहुत ही सरल भाषा में की गई है। हर विषय को एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आपको वीडियो कोर्स के माध्यम से समझाया गया है और साथ ही साथ आपको मिलेंगे 1 पेजर नोट्स, यानी कि मुख्य परीक्षा के करीब आते ही आपको पूरी बड़ी बड़ी किताबों को ना पकड़ करके केवल उन नोट्स से ही अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का काम आप कर पाए। यदि आप मुख्य परीक्षा देने वाले हैं और खास तौर पे आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा एक पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप एक गूगल फॉर्म को फिल करके किसी प्रकार के आपकी कोई सवाल है, कोई आपकी डाउट है, कुछ मार्गदर्शन आप चाहते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए बेहतरीन पाठ्यक्रम, वीडियो कोर्सेज और नोट्स लेकर के शून्य आईएएस अपने इस हिंदी माध्यम के अभियान से सभी अभ्यर्थियों की मदद कर रहा है। आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।